Hello, our next chapter is controlling. Controlling means कंट्रोल करना किसी चीज़ को। तो ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्लानिंग, उसके बाद हमने डिस्कस किया ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने बात की थी स्टाफिंग की, स्टाफिंग के बाद हमने डिस्कस किया डायरेक्टिंग। अब ये हमारा लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंट्रोलिंग, उसका नेचर और उसकी इम्पोर्टेंस। देन वी विल डिस्कस द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड लास्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसे हमने बात की कि ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। लास्ट फंक्शन तो है बट इट इज़ नॉट द लास्ट, मतलब कि लास्ट ही नहीं काउंट होता। इससे एक साइकिल कंप्लीट होती है, इसके बाद अगेन वी शिफ्टेड टू द प्लानिंग। तो अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कंट्रोलिंग होता क्या है। जैसे वर्ड itself says कंट्रोलिंग, मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना। मीन्स जो भी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या हम जिस चीज़ का हम काम कर रहे हैं, बिजनेस रन कर रहे हैं, उसकी जो हम डे टू डे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है फर्म का, उसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो उसको अचीव करने के लिए हमने प्लान बनाया कि हम क्या चीज़ कैसे करेंगे। उसके लिए फिर हमने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया कि हु विल डू इट, वेन एवर वी डू इट एंड व्हेन इट विल बी टेक टू बी डन। उस चीज़ के बाद फिर हमने क्या किया था, स्टाफिंग की थी, मतलब हमने ह्यूमन रिसोर्स अरेंज किया था उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया, डायरेक्शन, मतलब जो हमने स्टाफ अरेंज किया था, जो हमने एक्टिविटीज़ प्लान करी थी, ऑर्गेनाइज करी थी अपने अचीव करने के लिए, गोल के लिए, तो उसके लिए जो लास्ट हमारा हमने क्या किया था, डायरेक्शंस दी थी, मतलब कौन सा काम कहाँ एग्जीक्यूट हो रहा है वो हमने डायरेक्शन में किया। जब हमारी सारी एक्टिविटीज़ वर्किंग में आ गई, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, उन एक्टिविटीज़ के ऊपर लुक आफ्टर होना चाहिए कि ये एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही है, उसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस जो हो रही है उसको चेक किया जाता है। और जहाँ जहाँ डेविएशंस अगर होते हैं, मतलब जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं या हमें दिखता है कि जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना हमारा क्या कहलाया जाता है, कंट्रोलिंग। ये तो हो गई थी एक बेसिक टर्म। अब हम एग्जैक्टली समझते हैं कि कंट्रोलिंग है क्या। कंट्रोलिंग इंश्योर्स द एक्टिविटीज कंफर्म टू द स्टैंडर्ड्स, मतलब जो हमारी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस के अंदर हो रही है किसी भी टाइप की, आइदर रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस और रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उससे उसको कोरिलेट करके अगर हमें उसमें कोई डेविएशन नज़र आता है तो उसके ऊपर हम कंट्रोल लगाते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। मीन्स जो हमारी एक्चुअली परफॉर्मेंस आ रही है, मतलब जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, जो हमने उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। एंड टेकिंग अ करेक्टिव एक्शंस, मतलब जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद जो हमें उसमें डिफरेंसेस नज़र आते हैं कि हमने तो ये स्टैंडर्ड सेट किए थे पर एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और शो कर रही है, तो उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस आता है उसको करेक्ट किया जाता है। उसके लिए एक्शंस लिए जाते हैं कि इस डिफरेंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकें या इसको ख़त्म कर सकें। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ़ एनी, अगर कोई डेविएशन उसमें है तो उसको हम चेक करके उसके लिए करेक्टिव एक्शंस ले सकें। दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। All functions of management performed simultaneously and the controlling is not the last function of the management। जैसे भी मैंने कहा था कि कंट्रोलिंग जो है लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, बट कंट्रोलिंग को उन्होंने लास्ट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सारे फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। अगर हम कुछ चीज़ प्लान करते हैं उसके लिए साथ ही साथ हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और जैसे हमारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं वर्किंग कंडीशन में,
उसी टाइम से हमारी कंट्रोलिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि हम रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहते हैं कि कहाँ पे डेविएशंस अकर हो रहे हैं, और जहाँ से डेविएशन हमें शो होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान है उसको अगेन रिवाइज करते हैं, न्यू प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं कि नहीं ये हमारा प्लान गलत जा रहा है, इसको हमें यहाँ पे फर्दर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स वी हम अगेन कहाँ शिफ्ट हो गए, प्लानिंग पे। प्लानिंग के बाद फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी। तो इट मीन्स सारे फंक्शंस एक साथ काम करते हैं और कंटिन्यूस प्रोसेस में वर्क करते हैं। तो कंट्रोलिंग जो है उन्होंने कहा कि लास्ट फंक्शन नहीं है और सारे फंक्शंस के साथ ये इकट्ठे वर्क में काम करता है। नेक्स्ट हम उसमें बात करें कंट्रोलिंग की, तो कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान स्टैंडर्ड्स। ये मैंने भी ऊपर भी आपसे डिस्कस किया कि हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस हैं उसको क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर करते हैं किससे, जो हमने पहले से स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। मतलब जब हम एक प्लान बनाते हैं, जब हमने अपना जो अचीव करना है गोल, कि हमने ये सोचा है कि हमें इस ईयर में अपनी सेल्स को 20% इंक्रीज करनी है, तो 20% सेल्स को इंक्रीज करना हमारा टारगेट है। उसके लिए हमने सारे अंदर सेटिंग्स कर रखे हैं कि इतनी हमारा प्रोडक्शन बनना चाहिए, इसकी इतनी मार्केटिंग होनी चाहिए, किस जोन में ये कितना जाना चाहिए, कहाँ पे इसकी सेल ज़्यादा है, कहाँ पे इसको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस सब चीज़ों के लिए हमने क्या कि स्टैंडर्ड्स मेजर करें। फिर जब हम बीच में उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस शो करते हैं कि क्या हमारा प्रोडक्शन उतना हो पा रहा है, इफ़ नॉट वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे। वो हमने एक प्लान स्टैंडर्ड सेट किया। अगर हम मार्केटिंग में देखेंगे कि इतना सेल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो हमने जो उसका कि हमारे मंथ में इतनी सेल होनी चाहिए, बट मार्केटिंग मैनेजर वो काम उतने अच्छे से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके हम इस प्लान जो हमने सोचा है कि मंथ में इतनी सेल होनी चाहिए, तो वो हमारा और इस मंथ में हमारी कितनी हुई, दैट इज़ कॉल्ड कंपैरिजन। तो वो एक्चुअल कितनी सेल हुई और हमने कितनी प्लान की थी, उन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा उस चीज़ के करके हमें पता लगेगा कि हम अपने एक्चुअल जो हमने अचीव करना है उस डायरेक्शन के में हम जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे। Corrective action need not to be taken in the end only and the activities can be supervised on a continuous basis। जैसे ऊपर भी मैंने कहा कि कंट्रोलिंग जो है ये नहीं है कि सिर्फ लास्ट में की जाती है। कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जब हमारी एक्टिविटीज़ वर्क कर रही हैं, अगर जैसे हमारा प्रोडक्शन के बाद मार्केटिंग आएगा, मार्केटिंग के बाद हम उसको चेक करेंगे कि हमारी इतनी सेल हुई कि नहीं। हम उसे प्रोडक्शन लेवल पे ही चेक कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हम उतना प्रोड्यूस कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर हमें कहीं डेविएशन वही नज़र आ जाता है, तो करेक्टिव एक्शन हमें वही लेना पड़ेगा ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस जो है हम आइडेंटिफाई कर सके कि हमें यहाँ करेक्टिव एक्शन लेना है कि नहीं लेना। एक्टिविटीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप सुपरवाइज्ड होती हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या हो गया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें हम कंपेयर करते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है किससे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, और अगर हमें उसके अंदर कोई भी डेविएशन फाइंड आउट होता है तो उसके अगेंस्ट हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब नेचर क्या है कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड मतलब कि जो हमने ऑब्जेक्टिव कंपनी का सेट किया है, जो हमारा गोल है उसका गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल, मतलब जो हम गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है उसकी तरफ वो मेजर करता है कि एग्जैक्टली जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। उसके बाद अगर वो फाइंड करता है कि इसमें कोई डेविएशंस हैं, अगर कोई उसको डेविएशंस नज़र आते हैं तो उसके लिए वो क्या कहता है, एक्शंस लेते हैं, वो करेक्शंस करते हैं कि हमें कहाँ कहाँ करेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है।
तो कंट्रोलिंग क्या हो गया? कंट्रोलिंग इज अ goal oriented function because it involves measuring the performance or progress towards the goal and find out the deviations and take a corrective actions if required. Next is controlling is a pervasive function. कंट्रोलिंग को हमने कहा कि परवेसिव फंक्शन इसलिए कहा गया है बिकॉज इट वर्क्स इन ऑल द बिजनेसेस, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, वेदर इट इज़ अ बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़। लाइक अगर कोई हमारी एनजीओ है वहाँ पे भी कंट्रोलिंग वर्क करती है, अगर हमारा कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ भी करती है, अगर कोई स्कूलिंग है वहाँ पे भी कंट्रोलिंग की फंक्शन वर्क करता है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें भी वीयर्स वर्क करता है, अगर हमारी कोई सर्विस यूनिट है तो उसमें भी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है। तो इट इज़ अ परवेसिव फंक्शन एज वेल एज जो है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ये मैनेजमेंट के जो 3 लेवल्स होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, ये ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी वर्क करता है कि तीनों लेवल पे कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। Next is controlling is both backward as well as forward looking function. It is very important point कि controlling जो है वो backward direction में भी वर्क कम करता है और forward looking direction में भी वर्क करता है। वो कैसे? इसको हम समझेंगे कि हम कहते हैं हमने एक प्लान बनाया कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। उस टाइम पे कंट्रोलिंग क्या काम करेगा? जब हमारा वो एग्जीक्यूट हो गया प्रोसेस, एग्जीक्यूट होने के बाद वो चेक करेगा कि हमने एग्जैक्टली जो स्टैंडर्ड्स किए सोचे थे उसके अकॉर्डिंग जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हो रही है कि नहीं हो रही। मीन्स पोस्टमार्टम ऑफ द पास्ट एक्टिविटीज़, मतलब जो काम हो चुका है उसकी फिर हम चेक करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। उसमें तो क्या हो गया? बैकवर्ड फंक्शन, मतलब जो प्लान हमने सोचा, जो एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं उसको हम उसकी परफॉर्मेंसेस चेक कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। एंड सेकंड हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन का मतलब जो हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। सपोज टू बी हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हुई, हमने उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए या हमें उसमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। वो रिवीजन हम किसके लिए ले रहे हैं कि जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, मतलब जो डेविएशंस हमारी करंट परफॉर्मेंसेस में आ रहे हैं उनके अगेंस्ट हम करेक्टिव एक्शंस लेके जो फ्यूचर परफॉर्मेंसेस आनी है उसके लिए क्लियर रूट क्रिएट कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ? ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो प्लानिंग इज अ बोथ अ बैकवर्ड पास एक्टिविटीज़ के ऊपर लुक आफ्टर करता है एज वेल एज द फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, मतलब फ्यूचर में जो हमें प्लानिंग करनी है उसके लिए मेजरमेंट करके फ्यूचर के लिए न्यू डायरेक्शंस ओपन करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कभी मैंने पीछे भी बात करी कि कंट्रोलिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि हमारा एक्टिविटी एक्चुअल परफॉर्मेंस चेक की और वो फिनिश हो गई, नहीं। कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऑल टाइम सुपरवाइज होती है जब से हमारी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट होना शुरू होती हैं। कि जैसे ही जहाँ पे भी हमें डेविएशंस नज़र आते हैं हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, देन इट विल अगेन गो फॉर अ प्लानिंग, फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ होती है, फिर वहाँ कंट्रोलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बात हो गई फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। हमारा क्या है कि फीचर्स में हमने क्या क्या किया डिस्कस कि कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन, कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, controlling is a backward as well as forward looking function, and last is controlling is a continuous function. कंटिन्यूस फंक्शन में हम ये भी कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट रिव्यू लेती है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको रेगुलर व्यू उसमें चेक करता है। कंट्रोलिंग जो है
वो क्या करता है, मैनेजमेंट की साइकिल जो है, मतलब जो हमारा साइकिल है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग, इन सबको क्या है वो दोबारा किस प्रोसेस तक लेके जाता है, अगेन प्लानिंग तक। इससे क्या है, जो हमारे जो ऑलरेडी प्लान्स चल रहे हैं उनको क्या कर एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर रिव्यूज कराता है। इन सारे प्रोसेस को ही हमने कंटिन्यूस प्रोसेस में कंसीडर किया है। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, मतलब जो हमारा कंट्रोलिंग है उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स हैं, जैसे हमने पीछे प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े थे, फिर ऑर्गेनाइजिंग के पढ़े, स्टाफिंग के पढ़े। अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसकी स्टार्टिंग होती है सेटिंग अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। हमने बात की कि जो सबसे पहले हम कंट्रोलिंग के जो डेफिनेशन में था, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड स्टैंडर्ड्स, मतलब हमने जो स्टैंडर्ड्स हैं पहले उन्हें हमें सेट करना पड़ता है कि परफॉर्मेंस हम किस बेसिस पे उनकी चेक करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे। तो उसका जो एक क्राइटेरिया फॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, जिसके अगेंस्ट पे हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस किससे कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से। तो वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को पहले हमें सेट करना पड़ता है। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स, मतलब जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी कर सकते हैं और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी। क्वांटिटेटिव टर्म्स क्या होती है, मतलब किसी चीज़ की जो हम वैल्यू में मेजर कर सकें इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, जैसे कि हम कहें टारगेट ऑफ सेल्स वॉल्यूम, मतलब किसी का भी अगर सेल्स वॉल्यूम में मेजर करना है कि 1 मंथ में 5 लाख होना चाहिए, या प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर 400 यूनिट्स पर मंथ, किसी भी चीज़ के लिए कि पर डे में हम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, या हमारी इतने टाइम में कितनी सेल हो सकती है, मतलब कुछ भी जो हम न्यूमेरिक टर्म्स में जब उनको उसके टारगेट्स रखते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स। और क्वालिटेटिव टर्म्स क्या हो गया, मतलब परफॉर्मेंस की क्वालिटी कितनी अच्छी है। जैसे कि हम इसमें मैंने एग्जांपल दिया है, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज बाय सेटिंग टाइम टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब हमने उसको कहा कि इतने टाइम में आपको उसको एक टाइम दे दिया हमने 4 आवर्स, मतलब 4 आवर में आप कितने प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब आप इतने टाइम में क्या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं उसके हमने सेटिंग कर दी। तो ये क्या है, उसकी परफॉर्मेंस चेक हो गई। सपोज टू बी एक पर्सन जो है एक दिन में 80 पेन्स बनाता है, अदर पर्सन जो है 98 पेन्स बना रहा है, तो इट मीन्स दोनों की परफॉर्मेंस फ़र्क है। हमने वो एक दिन के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस चेक की, बट हमने उनको अगर आवर बेसिस पे इतनी देर में कितना अच्छा काम कौन कर सकता है, तो ये हो गया हमारी क्वालिटेटिव टर्म्स। इससे क्या फ़ायदा होता है क्वालिटेटिव टर्म से, कि जो लेबर टर्नओवर है वो रिड्यूस होता है और एब्सेंटेज कम हो जाती है। तो सबसे पहले हमारा कंट्रोलिंग के प्रोसेस में क्या काम होगा कि हमें स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करने हैं, जिससे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज, पीछे एक पॉइंट छूट गया, स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल। स्टैंडर्ड शुड बी फ्लेक्सिबल का मतलब है कि स्टैंडर्ड्स जो भी हैं वो चेंज किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम। क्यों? क्योंकि जो हमारे मॉडिफाई कर सकते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, जब हम उसको एक्चुअल परफॉर्मेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो डेविएशंस तो मिलते हैं, पर कई बार हमें ये समझ में आता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसमें भी कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं जब उसको भी हम जब अगर हमें रिक्वायरमेंट है हम उसको मॉडिफाई कर सकें, तो इसलिए स्टैंडर्ड मस्ट शुड बी अ फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट स्टेप है उसमें मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब अभी हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि जिसके बेसिस पे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम मेजर करेंगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या हो रही हैं। परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन अ ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर,
मतलब जो हम परफॉर्मेंसेस चेक करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होने चाहिए। मेजरमेंट शुड बी डन कंटिन्यूस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, मतलब जो हमें मेजरमेंट लेना है एक्चुअल परफॉर्मेंस इसका, वो भी कंटिन्यूसली होना चाहिए जब वो परफॉर्मेंस दी जा रही है। और जो हमारी परफॉर्मेंस है वो हमारे उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पे होनी चाहिए जिसके हमने स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही, मतलब जिस वे में हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी डायरेक्शन में, उसी पैटर्न से हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसी बेसिस पे मेजर होगी तभी दोनों का एग्जैक्टली कंपैरिजन किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट। टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट का मतलब हम कैसे कैसे मेजरमेंट्स ले सकते हैं। पहला उसमें है हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब जब भी कोई कंटिन्यूसली पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो उनका मैनेजर है या जो उनके ऊपर लुक आफ्टर कर रहा है, वो जब परफॉर्मेंस हो रही है उस टाइम पे कंटिन्यूसली चेकिंग होती है। जैसे सपोज टू बी हमें कंप्यूटर असेंबल करना है, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं पहले चेक करें, फिर उसको असेंबल करें। तो ये क्या हो गया, उसका पर्सनल ऑब्जर्व है, उसने चेक करके उसको इंसर्ट किया, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस होके अच्छा कंप्यूटर रेडी हुआ। तो दैट इज अ पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज सैम्पल चेकिंग। सैम्पल चेकिंग मतलब किसी भी आइटम का एक उसका, अगर हमारी 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, उसमें से हमने एक सैंपल्स उठाया, उसको चेक किया, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल, और उसके बेसिस पे हमने बाकी सारी क्वांटिटीज को जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसको क्लियर कर दिया। एक सैंपल के बेसिस पे पूरा स्टॉक को चेक करना, दैट इज कॉल्ड सैंपल चेकिंग। अगर सपोज टू बी हमारी स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो हम एक चेक करते हैं और उसके बेसिस पे सबको ग्रेडिंग कर देते हैं। बट सपोज टू बी अगर ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, तो उसमें हम रेंडमली सेलेक्ट करते हैं सैंपल्स, मतलब कोई भी बीच बीच में से हम सैंपल्स उठाते हैं, उनकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको ग्रेडिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सैंपल चेकिंग। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट कौन बनाता है, मैनेजर्स। मतलब जब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस वहाँ पे वर्क हो रही हैं, उसी के बेसिस पे आपकी रिपोर्ट्स रेडी कर दी जाए कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग। लास्ट इज अकाउंटिंग रेशियो। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो है मोस्टली परफॉर्मेंस बेसिस पे, आगे जो हमने कहा था क्वालिटेटिव टर्म्स पे हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज जो है ये हमारा एक जो है मेजरमेंट का एक पैटर्न है कि जैसे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, मतलब जो हमने रेशियो निकलते हैं, मतलब कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमने उसमें सेल्स करी है, उनके बीच का रेशियो आइडेंटिफाई करते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स में हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस की। तो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियोज। ये हमारी बात होगी मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब इन 4 पैटर्न्स को यूज करके हम जो हमारी एग्जैक्ट परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, उनको मेजर करते हैं। थर्ड स्टेप है कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। मतलब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर ली, मेजर कर ली, हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे थे, अब हम उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो उसका रिजल्ट में हमें क्या मिलते हैं, डेविएशंस। डेविएशन मीन्स डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। तो इन दोनों के जो बीच का डेविएशन है वो हम फाइंड आउट कर पाते हैं कहाँ से, जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हमें डेविएशन फाइंड आउट हो गया। अब डेविएशन का क्या करेंगे, हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं। दैट इज आवर फोर्थ स्टेप। द डेविएशन आर द एनालाइज टू आइडेंटिफाई देयर कॉज। मतलब डेविएशन तो हमें मिल गया कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कुछ और शो कर रही है और स्टैंडर्ड्स कुछ और थे, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ उसको हमने डेविएशन कह दिया। अब डेविएशन क्यों अकर हो रहे हैं, मतलब फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं उनके कॉजेज, मतलब ये डेविएशन क्यों हुआ, कहाँ से आया। मतलब जो हमारे
एरियाज हैं जहाँ पे करेक्टिव एक्शंस की रिक्वायरमेंट है। तो ड्यूरिंग एनालाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन एंड की रिजल्ट एरिया। अब ये बात हुई कि जब हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कॉज क्यों हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें एक एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन को मेजर करना पड़ता है, मतलब एनालाइज करना पड़ता है कि अगर ये विद इन लिमिट है, इस एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। पर वो डेविएशन कुछ ज़्यादा है तो उसके ऊपर वर्क किया जाता है। मतलब की रिजल्ट एरिया, मतलब जहाँ पे स्पेशली रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हमें अब वर्क करना ही करना है, उसको हम एनालाइज करते हैं। इसके अंदर एनालाइजिंग में दो बातें हमें दो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, कंट्रोल बाय एक्सेप्शंस। MBE मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग द ओनली सिग्निफिकेंट डेविएशन विच क्रॉस द पर्सिबल लिमिट। मतलब उन्होंने कहा कि कुछ डेविएशंस ऐसे होते हैं, हमें उनकी लिमिट सेट करनी पड़ती है कि अगर बिलो दिस लिमिट है तो उस डेविएशन को इग्नोर कर दिया जाए, बट अगर उसको वो क्रॉस करता है तो उसके ऊपर कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिफाई करें कि इस अगर पर्सिबल लिमिट से अप जा रहा है तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट एक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये एक पॉइंट है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये हमारी हेल्प करता है इस चीज़ का लिमिट सेट करने में। इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं? इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर छोटे छोटे कॉस्ट के लिए मैनेजर को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। डे टू डे एक्टिविटीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, सपोज टू भी कुछ लेबर 2-3 दिन के लिए एब्सेंट हो गई, तो उसके ऊपर वही लुक आफ्टर कर ले। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट तक उसकी बात करने की ज़रूरत है। किसी मशीनरी वगैरह के लिए रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो वहीं वो काम किए जा सके, मैनेजर्स को डिस्टर्ब ना करना पड़े। इससे क्या है कि टाइम और एफर्ट्स दोनों मैनेजर के सेव होते हैं और वो अपनी क्रिएटिविटी और अपने जो है वो मेजर टास्क पे कंसंट्रेट कर सकता है, जहां उसके मैनेजरल टैलेंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकंड पॉइंट है इसमें क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल हेल्प्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस बाय फोकसिंग ऑन की रिजल्ट एरियाज। मतलब की रिजल्ट एरिया वो है जो बहुत क्रूशियल, मतलब जहाँ पे ये लगा कि नहीं, यहाँ पे कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दैट इज पॉइंट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर उस एरिया पे हमने वर्क नहीं किया तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। सपोज टू बी, इसमें हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि कोई टैक्स इंक्रीज हो गया, तो वो इतनी उस पे छोटे से वर्क की ज़रूरत है कि टैक्स को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। बट सपोज टू बी लेबर जो है वो अड़ गई कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर दो 10%। तो अगर लेबर कॉस्ट को हम इंक्रीज करते हैं तो वो पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अगर आप इंक्रीज नहीं कर रहे तो लेबर उस पर चली जाती है, कहती स्ट्राइक पे चले जाए या वो अपने वर्किंग पे ना करें तो ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट है। और अगर उनकी उस बात को जब तक हम कंप्लीट अपने बेसिस पे कंपनी को एनालाइज करके नहीं करते कि उससे हमारे कॉस्ट कंट्रोल पे कितना अफेक्ट पड़ेगा, तो मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है कि अगर लेबर ने डिमांड कर ली कि उसकी कॉस्ट बढ़नी चाहिए तो उस पर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सोच के काम करना पड़ेगा। दैट इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। और सपोज टू भी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स पे कुछ 2% टैक्स इंक्रीज हो गया तो उससे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट नहीं होती। तो ये हो गया कौन से एरिया पे डेविएशन का कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे नहीं। तो ये हम एनालाइज करते हैं आफ्टर डेविएशन। जब हमने डेविएशन एनालाइज कर लिए तो उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट है हमारा टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जब हमें पता लग गया कि हमारी लिमिटेशन से बाहर जा रहा है डेविएशन, इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है, तब हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं सो दैट डेविएशंस डू नॉट अकर अगेन, जिससे वो डेविएशन दोबारा अकर ना हो और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं हम उनको अचीव कर सकें।
इफ़ डेविएशंस आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, वो जो भी हमने बात की थी मैनेजमेंट बाय एक्सपेक्टेशंस वालों ने कहा था कि उसमें हमें हेल्प मिलती है कि इतना इग्नोरेबल है तो हम कोई एक्शन नहीं लेते। बट लेकिन सपोज टू बी अगर कोई लगता है कि बियॉन्ड लिमिट है तो हमें उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं। और समटाइम्स एक कंडीशन ये भी आती है कि मैनेजमेंट जो है कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है बट उस डेविएशन के अगेंस्ट कोई करेक्टिव एक्शन नहीं ले पा रहे, तो इट मीन्स हमें अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ता है। तो ये हो गए टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब हम जैसे हमने कहा करेक्टिव एक्शंस कैसे ले सकते हैं, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अगर कोई मटेरियल डिफेक्टिव निकला है तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि जो हमारी क्वालिटी है उस मटेरियल की उसको हम चेंज करें। तो चेंज इन द क्वालिटी जो हमने सोच रखी है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ख़राब हो रहा है, तो हम उस डिफेक्टिव मटेरियल को चेंज करें, ये एक हो गया कंट्रोलिंग एक्शन। अगर हमारा कोई प्रोसेस जो वो हो रहा है तो डिफेक्टिव हो रहा है तो क्या करेंगे, जो हमारा ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है उसमें किस जगह पे प्रॉब्लम अगर हो रही है उसको हम वहाँ से मॉडिफाई करते हैं। ये हमारा करेक्टिव एक्शन हो गया। ये हमारे कॉजेज हैं जो हमने एनालाइज किए थे। नेक्स्ट इज डिफेक्टिव और ऑब्सोलेट मशीनरी। कोई मशीनरी में कोई डिफेक्टिव हो गई या पुरानी हो गई तो उसका क्या है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ उसको चेंज करें, अपग्रेड टेक्नोलॉजी की वाली मशीनरी हायर करें। और अगर रिपेयर की रिक्वायरमेंट है तो उसको रिपेयर कराएं। तो डिफेक्टिव और ऑब्सोलेट मशीनरी हमारा कॉज हो गया डेविएशन का, और रिपेयर और अपग्रेड द टेक्नोलॉजी हमारा क्या होगा, करेक्टिव एक्शन। तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए। पहला स्टेप था सेटिंग अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड इज फाइंड आउट द डेविएशन, फोर्थ इज एनालाइजिंग डेविएशन, लास्ट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। एक्शन जब हम लेके करते हैं तो जहां हमें चेंजेस करने होते हैं इसके बाद फिर हम कहाँ पहुंच गए, अगेन शिफ्टेड टू प्लानिंग। तो इसके साथ हमारा जो है कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है।